साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राकेश श्रीवास्तव। मैं आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो प्रमोशन प्रोसेस अभी आया है 2023-24 के लिए, उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं कुछ क्वेश्चन आंसर का। ये एग्ज़ाम नवंबर में संभावित है कि 0 to 1, स्केल 1 से 2, स्केल 2 से 3, स्केल 3 से 4, स्केल 4 से 5 का होगा। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे हो रहा है, तो इसमें जो हम लोगों ने अनुभव प्राप्त किया है बैंक में रह करके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैंने लगभग 35 साल सेवा की, तो उस दरमियान जो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसका जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस आधार पे हमने अपना ये वीडियो बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज ये वीडियो है लोक अदालत, DRT, सरफेसी और सरसई के ऊपर। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पैटर्न है, तरीका है, मैं उस पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। लोक अदालत क्या है? एक सिविल कोर्ट है। लोक अदालत एक सिविल कोर्ट है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा संचालित होता है। इसके ही इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोक अदालत की स्थापना करते हैं और लोक अदालत लगाते हैं। यह है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट LSA 1987। लोक अदालत में कंप्रोमाइज और सेटलमेंट के द्वारा ही रिजल्ट लेते हैं हम। जो हमारे इशूज होते हैं लोक अदालत में, उन्हें या तो कंप्रोमाइज वहाँ करते हैं और सेटलमेंट करते हैं। यहाँ ये डिक्रीज को हम डिक्री कंसेंट बोलते हैं। डिक्री कंसेंट याद रखने के लिए है कि ये लोक अदालत में हम डिक्री कंसेंट वर्ड का यूज करते हैं, और ये चूंकि आपसी सहमति से समझौता होता है, यहाँ सेटलमेंट होता है, अतः डिक्री कंसेंट के अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकता। देयर इज नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन या सेटलमेंट ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत में जो सीमा रखी गई है, जो NPA अकाउंट है, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उसमें 20 लाख तक की मैक्सिमम सीमा रखी गई है कि उतने ही अमाउंट तक का केस हम लोक अदालत में समझौता के लिए ले जाएंगे। तो सवाल ये होता है कि मैक्सिमम सीलिंग क्या है लोक अदालत में केस की या किसी एप्लीकेशन देने की? तो 20 लाख। डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स जो क्लासीफाई हैं, जो हमने NPA में है, हमारा मैक्सिमम सीलिंग है 20 लाख। कुछ लोक अदालत DRT द्वारा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स द्वारा भी लोक अदालत लगाए जाते हैं। उसकी सीमा है एबव 20 लाख। जब लोक अदालत DRT द्वारा लगाया जाएगा तो उसकी रकम सीमा रखी गई है 20 लाख एंड एबव। सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी नोट दिया है, एडवाइस दिया है कि बैंक्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि उनके 10 लाख तक के जो भी पर्सनल लोन के NPA अकाउंट है, उनके समझौते आप के लिए लोक अदालत की सुविधा का, लोक अदालत का लाभ लें। वहाँ आप अपने केस को ले जाएं और आपसी समझौते से, कंसेंट डिक्री से इसका निस्तारण करें। सेकेंड चैप्टर है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंदर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है। यह सन 2018 से इसकी सीलिंग बढ़ा दी गई है कि 20 लाख, 20 लाख एंड एबव के मुकदमे, 20 लाख एंड एबव के जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, उसके रिकवरी के मुकदमे यहाँ जाएंगे। 20 लाख एंड एबव के 2018 में संशोधन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि इस 20 लाख की जो सीमा है उसको वो ₹1 लाख तक भी रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। लोक अदालत में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिनकी योग्यता होती है वो डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज के सेवा नियुक्त होते हैं लोग। ये सेंट्रल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ DRT इज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मैक्सिमम एज 65। लोक अदालत में रजिस्ट्रार होते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए लोक अदालत में रजिस्ट्रार होते हैं। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार, अगर कोई लोक अदालत के, कोई DRT के रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के निर्णय के या ऑर्डर के अगेंस्ट में उसको कोई रिलीफ लेनी है तो 15 दिन का टाइम दिया गया है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार टू DRT विदिन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर।
अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार टू DRT विद इन 15 days ऑफ ऑर्डर। DRAT, डेट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, इसमें चेयरमैन होते हैं, जबकि DRT में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होते हैं। एंड DRAT में जो चेयरमैन होंगे वो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 years एंड मैक्सिमम एज 70 years। यहाँ एक रिकवरी ऑफिसर भी होते हैं DRT में। DRT में अपील अगेंस्ट टू DRT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर विद इन 30 days। DRT रजिस्ट्रार के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट में 15 days का टाइम है और DRT के जो रिकवरी ऑफिसर हैं उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में 30 days का टाइम दिया गया है अपील के लिए। DRT के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम DRAT जाते हैं, वहाँ हमको 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट जमा करना होता है, लेकिन इस DRAT को पावर है कि 50% ऑफ ड्यू अमाउंट को रिड्यूस करके वो 25% कर सकता है। नेक्स्ट है सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है, कभी कोई पूछा जाता है ये 0 से 1 में। इसका फुल फॉर्म हुआ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। फुल फॉर्म पूरा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। पावर्स क्या है इसमें? आप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है हमारे, जो उनके संपत्ति हमारे यहाँ बंधक है, उनके संपत्ति को हम विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट हम नोटिस देकर के जो प्रक्रिया बनाई गई है एक्ट में उसके द्वारा हम सेल कर सकते हैं। ये पावर्स बैंक को मिले हैं। तो बैंक उनके प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। बैंक जो हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी चार्ज है उसको हम सेल कर सकते हैं, बैंक सेल कर सकता है, FI सेल कर सकता है, या उसके खुद प्रयोग में ले सकता है, या उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है। ये सारे पावर्स बैंक को मिले हुए हैं। अब इसमें एक अथराइज ऑफिसर होते हैं जो नोटिस देते हैं। सरफेसी के अंतर्गत एक अथराइज ऑफिसर वर्ड है, तो हु विल बी अथराइज ऑफिसर, ये सवाल आता है। तो अथराइज ऑफिसर चीफ मैनेजर रैंक के ऑफिसर होंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव्ड ऑफिसर्स, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव्ड यानी स्पेसिफिक ऑफिसर और चीफ मैनेजर रैंक ऑफिसर होंगे। किन किन परिस्थितियों में वेयर देयर सरफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, किन परिस्थितियों में सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है? वेयर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज लेस देन 1 लाख, अगर अप टू 1 लाख तक का अमाउंट ड्यूज है तो वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। एग्रीकल्चर लैंड है, कैन नॉट बी सोल्ड, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड मॉर्गेज है तो सिक्योरिटी में है तो वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। इफ द सैंक्शन लिमिट का अगर 80% लोन चुका दिया गया हो, 20% या उससे कम बचा हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। लिमिटेशन पीरियड किसी डॉक्यूमेंट का एक्सपायर्ड हो गया हो, सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। अगर सिक्योरिटी चार्ज नहीं है तो वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। अगर सरसई में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नए नियम के अनुसार वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। प्लेज लियन के परिस्थिति में सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। बैंक के FDR जहाँ सिक्योरिटी के रूप में रखे गए हैं वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। सरफेसी एक्ट में सेक्शन 13(2) सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 60 डेज डिमांड नोटिस का प्रावधान है। 60 डेज डिमांड नोटिस इन सेक्शन 13(2). अगर बोरोवर कोई ऑब्जेक्शन करता है इस नोटिस के अगेंस्ट में, बोरोवर्स ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ बोरोवर्स ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज बैंक को रिप्लाई देना है। बोरोवर्स ऑब्जेक्शन को हम 15 डेज के अंदर में रिप्लाई का टाइम दिया गया है। तो अगला इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बोरोवर्स कभी कभी DRT को अप्रोच कर सकता है। तो बोरोवर अप्रोच टू DRT विद इन 45 डेज, 45 डेज के अंदर बोरोवर DRT को जो पोजीशन के लिए नोटिस हुआ है उसके अगेंस्ट में जा सकता है DRT में। अपील टू DRAT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ DRT विद इन 30 डेज। अपील टू DRAT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ DRT में गए आप, बोरोवर या बैंक कोई भी गया तो बोरोवर गया अगर
तो उसके अगेंस्ट में कोई बोरोवर के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर हो गया तो बोरोवर पुनः डीआरएटी को अप्रोच कर सकता है। इसके लिए 30 दिन की समय सीमा दी गई है। अपील टू डीआरएटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीआरएटी इज 30 डेज। हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं बोरोवर्स का, तो उसके लिए 30 डेज का टाइम दिया है। सेल नोटिस 30 डेज। जब सेल नोटिस करते हैं प्रॉपर्टी का, उसके लिए टाइम है 30 डेज। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर कराना है हमें। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी जो होगी वो बैंक के जो अप्रूव्ड वैल्यूअर होंगे उनके द्वारा कराया जाएगा। सेल कंफर्मेशन, जो हाईएस्ट बिडर होगा, जब प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो जो हाईएस्ट बिड होगा उसके फेवर में हम सेल कंफर्म करेंगे और 25% ऑफ द हाईएस्ट बिड अमाउंट उसको इमीडिएटली जमा करना होगा। रेस्ट अमाउंट जो 75% है उसके लिए 15 डेज का टाइम बिडर को दिया जाएगा। 15 डेज टाइम टू द बिडर टू पे द रेस्ट 75% ऑफ द अमाउंट। कंसोर्टियम फाइनेंस जहां हम करते हैं, कई बैंक मिलकर जहां फाइनेंस करते हैं, तो वहां अकाउंट अगर सरफेसी में देना है तो 60% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय द वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होगी आउटस्टैंड अमाउंट की, उसका 60% बाई वैल्यू। अगर बैंक से एग्री हैं, 2-3-4 बैंकें जो हैं वापस में एग्री होंगी 60% बाई वैल्यू, तो सरफेसी एक्ट वहां लागू होगा। इसके बाद सरसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये सन 2011 में आया था। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, सरसई का फुल फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें जितने बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी मॉर्गेज करते हैं, एनी काइंड ऑफ मॉर्गेज, आपको सरसई पोर्टल पे उसका विवरण देना है। जो बुक डेट्स हैं या व्हीकल लोन्स हैं, जो हम हाइपोथेकेशन करते हैं बुक डेट्स के केस में या हाइपोथेकेशन करते हैं व्हीकल लोन केस में, तो हाइपोथेकेशन का भी चार्ज आपको सरसई में नोट कराना है। इंटेंजिबल एसेट्स पे जो कोई लोन होता है तो उसको भी आपको सरसई में नोट करना है। पहले सरसई में चार्ज क्रिएशन से 30 डेज के अंदर में बैंक जो चार्ज क्रिएट करती थी एसेट्स पे, उसके 30 डेज के अंदर में आपको सरसई में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। लेकिन इस चीज को इट हैज बीन विड्रॉन। अब ऐसी शर्त नहीं है। तो मैं साथियों, एग्जाम का टाइम आपका कम है, नवंबर में एग्जाम होने वाला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इसके लिए स्पेशल वीडियो है। मैंने आज आपको लोक अदालत, सरसई, सरफेसी और डीआरटी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे विश्वास है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगला वीडियो मैं आपको एनपीए अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, रिकवरी और एनपीए के प्रोविजनिंग पर बनाऊंगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।